आज अपने जो टॉपिक है शंक्वाकार प्रक्षेप के दो है। पहले बौन प्रक्षेप पढ़ेंगे और फिर बहुशंक्वाकार प्रक्षेप पढ़ेंगे। तो बौन प्रक्षेप, बौन प्रक्षेप किस प्रकार का प्रक्षेप है? शंक्वाकार प्रक्षेप, एक संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप। एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप है, उसका संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप। अब शंक्वाकार में अपन मुख्यतः चार पढ़ते हैं, एक मानक, दो मानक, बौन और बहुशंक्वाकार। ऐसा पूछा जाए कि शंक्वाकार जो प्रक्षेप है उन प्रक्षेप में कौन से प्रक्षेप को समक्षेत्रफल प्रक्षेप भी कहते हैं? तो बौन को। इसमें क्षेत्रफल शुद्ध रहेगा, इस प्रक्षेप में क्षेत्रफल शुद्ध रहेगा। मध्य अक्षांशों का मानचित्र बनाने में ये सारे जो प्रक्षेप है वो मध्य अक्षांशों में ही शंक्वाकार काम में लेते हैं। एक यहाँ पे मैं सामान्य आपको जानकारी बता दूं, कोई भी अपन समक्षेत्रफल प्रक्षेप पढ़ेंगे उसका मुख्य उद्देश्य होता है वितरण मानचित्र बनाने के लिए। क्या होता है? तो जैसे अपन मध्य अक्षांशों का वितरण मानचित्र का पूछा जाए तो बौन करना है, विषुवत रेखा का वितरण मानचित्र का पूछा जाए तो बेलनाकार समक्षेत्रफल करना है। ऐसे दूरों के वितरण मानचित्र पूछा जाए तो मध्य समक्षेत्रफल प्रक्षेपण करना है। ऐसे पूरे विश्व का वितरण मानचित्र पढ़ाए तो मौलविडो सिनुसाइडल में करना है। तो वितरण मानचित्र में कोई भी समक्षेत्रफल आए तो वो वहां पर विषुवत रेखीय भागों में आ रहा है तो विषुवत रेखीय का समक्षेत्रफल आ जाएगा, दूरवे में आ रहा है तो दूरवे का समक्षेत्रफल आ जाएगा, और मध्य अक्षांशों में मध्य अक्षांशों का समक्षेत्रफल, जिसमें क्षेत्रफल शुद्ध का गुण है वो प्रक्षेप काम आएगा। तो वितरण का मतलब जनसंख्या का वितरण, फसल का वितरण, इन चीजों का की बात आए तो समक्षेत्रफल प्रक्षेप करना है। वहां पे ये नहीं करना है कि विषुवत रेखा पे तो बेलनाकार समक्षेत्रफल भी शुद्ध होता है, समदूरस्थ भी शुद्ध होता है, मर्केटर भी शुद्ध होता है, इनमें से कौन सा करूं? वितरण मानचित्र स्पेशल तौर से पूछा जाए तो समक्षेत्रफल प्रक्षेप का गुण जिसमें आएगा वही करना है। ठीक है, अब बौन प्रक्षेप अपन बनाना सीखते हैं और फिर इसके बाद में अपन इसकी विशेषता देखते हैं, उसी में निकालेंगे। तो जैसे आरएफ अपन ले लेते हैं, कल वाला ले लेते हैं 1:125। फिर मानक अक्षांश, आज वापस बात कर लेते हैं मानक अक्षांश किसे कहेंगे? मानक अक्षांश किसे कहेंगे? जहां कागज ग्लोब को स्पर्श करा है या शंकु जहां ग्लोब को स्पर्श करा है उस अक्षांश रेखा को मानक अक्षांश रेखा कहेंगे। तो अपन इसमें मान रहे हैं कि 45 डिग्री अक्षांश को स्पर्श करा, तो 45 डिग्री मानक अक्षांश मान के अपने को बनाना है। अक्षांशीय विस्तार है 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और वही 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब अपने को आर ज्ञात करना है, पृथ्वी का लघुकर्त अर्धव्यास ज्ञात करना है। लघुकर्त अर्धव्यास आर ज्ञात करना है। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटावा आरएफ का हर। तो अपने पास में वास्तविक अर्धव्यास कितना है? बी, ये वास्तविक अर्धव्यास है। इसमें अपन 125 इसका भाग देंगे। यदि वास्तविक अर्धव्यास इसकी जगह आप ये भी लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन इस संख्या में आप भाग दोगे तो इंच में आएगा और इसमें दोगे तो सेंटीमीटर में आएगा। तो अपने पास में आ गया 5.08।
सेंटीमीटर। अब वही आगे 5.08 का चतुर्थांश बनाना है। 5.08 सेंटीमीटर नाप के ये रेखा खींची और प्रकार की नोक ली और चतुर्थांश बना दी। ठीक है, पूरा कल अपन पढ़ रहे थे मानक अक्षांश पे क्या क्या निर्भर होता है। सभी अक्षांशों की वक्रता किस पर निर्भर करेगी? मानक अक्षांश पे। सभी अक्षांशों की वक्रता किस पे निर्भर करेगी? मानक अक्षांश। यदि उच्च अक्षांशों में लेोगे तो वक्रता बढ़ेगी, निम्न अक्षांशों में लेोगे तो वक्रता घटेगी, कम होगी। फिर उच्च अक्षांशों में लेोगे तो दूरी चाप छोटा होगा, निम्न अक्षांशों में लेोगे तो बड़ा होगा। फिर उच्च अक्षांशों में लेोगे तो ध्रुव पी शंकु का शीर्ष है वो पास में होगा, और यदि निम्न अक्षांशों में लेोगे तो वो दूर होगा। ये सारी चीजें मानक अक्षांश पर ही निर्भर करेगी। अब आपको ये चतुर्थांश बनाना है, थोड़ा सा नीचे ले क्योंकि भी अब इसमें अपन पढ़ रहे थे 15 डिग्री से 75 डिग्री तक अपने को लेना अक्षांश। इसका मतलब 15 से लेकर 75 तक के सारे कोण बनाने हैं आपको। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 75, ये सारे कोण बनाने हैं। और मानक अक्षांश पे यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, जो पी शंकु का शीर्ष हो जाएगा। और फिर ये दूरी लेनी है और यहां पे चाप काटना, फिर इन सब पे लंब डालने ही है। इनको सबको मार्क करना है। ये इसका अपने को आधार चित्र मिल गया। आप जैसे एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप में जो विधि की थी वही इसमें है। ये रेखा खींच दी और प्रकार में पी और डी की दूरी भर ली, और यहाँ पे प्रकार की नोक रख दी आपने और चाप काट दिया, ये चाप काट। फिर ये दूरी लेनी है ए बी की, ये 45 डिग्री अपने पास में आ गया। 45 के बाद में ए बी की दूरी लेकर इधर भरोगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, इधर भरोगे तो 15 डिग्री, इधर चाप भरोगे यहां से तो 60 और यहां भरोगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, यहां करोगे तो 90 डिग्री। चाप काट दी। अब देखो बुक में लिखा हुआ है शंक्वाकार प्रक्षेप में दूर बिंदु होता है, बिंदु नहीं होता, चाप होता है। अपने चाप से प्राप्त किया है। बिंदु तो बहुशंक्वाकार में आएगा, वो कैसे आएगा उसके बारे में अपन बताएंगे। इसमें भी दूर है वो चाप होता है, दूर चाप होता है। अब यदि कोई किताब के हिसाब से बनाते और उसमें ऑप्शन जैसे हो कि निम्न में से किस प्रक्षेप में दूर एक बिंदु होता है, ऑप्शन दे दे, मानो कि एक तो मर्केटर दे दे, एक बेलनाकार समक्षेत्रफल दे दे, एक मानक दे दे, एक दो मानक दे दे, मानो कि अगला ऑप्शन दे दे मोहन प्रक्षेप, तो इनमें फिर आप मोहन को करना है, इनमें आपको मोहन प्रक्षेप करना है बिंदु दूर। यदि खमध्य में सारों में दूर बिंदु आएगा, मोलविड और सिनुसाइडल में सभी में दूर है वो बिंदु ही आएगा, फिर बहुशंक्वाकार में भी बिंदु ही आएगा। लेकिन बुक में ये दिया हुआ है बिंदु, तो बुक के हिसाब से यदि कोई बना दे तो वो ध्यान रखना ऑप्शन। लेकिन उनमें भी फिर ऑप्शन कौन कौन से हैं वो आपको टकराना है, ठीक है ना। बाकी ये चाप से प्राप्त होगा, न कि बिंदु से प्राप्त होगा, है
हाँ बिंदु लिखा हुआ है लेकिन बिंदु नहीं होता। अभी बिंदु होता जब मानोगे फिर अगले वाले प्रक्षेप में पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि बिंदु कैसे आएगा। इसमें तो अपन चाप काट के प्राप्त कर रहे हैं, चाप काट के इसमें प्राप्त कर रहे हैं अपन। अब आगे और चाप देखेंगे इसका। फिर ये दूरी आ गई और प्रकार की नोक यहीं रखनी है। ये 90 डिग्री पे चाप काट दिया, ये प्रकार की नोक यही है, ये इस पे चाप काट दिया, प्रकार के नोक वही है, ये यहां चाप काट दिया, प्रकार की नोक वहीं रख के। ठीक है। अब इन सब पे जैसे ये 15 डिग्री वाला है तो इस पे ये दूरी लेके चाप काटने हैं, 30 वाले पे ये दूरी लेके चाप काटने हैं, 45 वाले पे ये, 60 वाले पे ये, 75 वाले पे ये दूरी। तो मानो कि अपने पास में 15 डिग्री को अपन विभाजित कर रहे हैं ये, तो ये मानो कि ये 15, 30, 45, 60 और 75, ये 15, 30, 45, 60 और ये 75। अब ये दूरी लेनी है 30 पे, तो ये 15, 30, 45, 60 और 75, 15, 30, 45, 60 और 75। इसी प्रकार फिर आगे वाले पे ये दूरी लेनी है, 15, 30, 45, 60, 75, 15, 30, 45, 60 और 75। इसी प्रकार आगे वाले में ये दूरी लेनी है, 15, 30, 45, 60 और 75, 15, 30, 45, 60 और 75। इसी प्रकार इसमें 15, 30, 45, 60 और 75, 15, 30, 45, 60 और 75। ठीक है। और फिर इनको जोड़ना है। इनको मिलाना आपस में। पिछहत्तर तक ही बनाया था ना अपने, चलो 75 तक कर लेते हैं अपने, 90 तक नहीं बनाया। 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60 और 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 15, 30, 45, 60 और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 75 डिग्री ये मानक अक्षांश। ये आपके पास में भुवन प्रक्षेप बन गया। अब अपन इसकी सामान्य विशेषता आप देखोगे तो सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है, एक ही केंद्र से चाप बनाए। अभी अगला बनाएंगे असकेंद्रीय चाप।
अगला जो प्रक्षेप पढ़ेंगे उसमें एक केंद्र नहीं रखेंगे, इसमें अपन एक ही केंद्र प्रकार की नोक एक ही जगह रख रहे हैं, तो ये लिखेंगे इसमें अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप होते हैं, ठीक है। फिर अक्षांश रेखाएं इसमें समांतर रेखाएं हैं, नियत दूरी पर है, ठीक है। अक्षांश रेखाएं नियत दूरी पर है। फिर देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं दो प्रक्षेप पीछे पड़े हैं, उनमें एक दूसरे पर समकोण पे काट रही थी, लेकिन इसमें तिरछी है, ये ज्यावक्र के रूप में आ रही है, सीधी नहीं है, सीधी रेखा नहीं है ना, अपन स्केल से नहीं मिला सकते इसको, तो ज्यावक्रीय रूप में मिलेगी। तो आगे एक ज्यावक्रीय प्रक्षेप पढ़ेंगे या सिनुसाइडल प्रक्षेप पढ़ेंगे, वो किस प्रक्षेप का संशोधित रूप है, बोन का। या मानोगे ऑप्शन देते 1 मानक 2 मानक, कोण और बहुशंक्वाकार किस प्रक्षेप में देशांत रेखाएं ज्यावक्रीय है या सिनुसाइडल है। वहां पे आप सोचोगे यार सिनुसाइडल तो या सॉरी सिनुकर्व है, वहां पे सोचोगे यार सिनुसाइडल ऑप्शन में नहीं है, तो ये सिनुकर्व या ज्यावक्रीय देशांत रेखाएं किस प्रक्षेप में होती है, कोण में भी होती है और ज्यावक्रीय प्रक्षेप में भी होती है। ज्यावक्रीय कहे या सिनुकर्व प्रक्षेप कहे या सिनुसाइडल कहे, वो बात एक ही है। तो इसमें ज्यावक्रीय रूप में होती है। तो अभी तक जो प्रक्षेप पढ़े थे उसमें प्रत्येक देशांतर और अक्षांश एक दूसरे के समकोण पे काट रहे थे, लेकिन इस प्रक्षेप में नहीं, इसमें बीच वाले तो समकोण पे काट रही है, जिसको प्रधान देशांतर आपने माना है वो तो समकोण पे काट रही है, बाकी देश अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर नहीं काट रही, तिरछी हो रही है। जैसे जैसे प्रधान देशांतर से दूर जा रही है उनका तिरछापन बढ़ता ही जा रहा है। अब देशांतर रेखाओं के बीच विषुवत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं तो बीच की दूरी कम हो रही है। पी इसमें शंकु का शीर्ष है, पी इसमें शंकु का शीर्ष है, दूर एक चाप है, दूर एक चाप है, जो बिंदु था वो तो शंकु का शीर्ष आ गया, बिंदु था वो तो शंकु का शीर्ष आ गया, दूर एक चाप है, दूर एक चाप है। लेकिन यहां पर अपन चाप बना के निकाल दें तब तो चाप ही आ रहा है, लेकिन कई बार एग्जामिनर बुक के हिसाब से देते तो आपको वहां ऑप्शन दे के भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ये नहीं कि ये उन्होंने कह दिया तो ये भी बुक में दिया हुआ है, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन जो हमारे को सिखाया गया था बनाने में जो निकल के आ रहा है वो चाप आ रहा है। और मैं लगा था उस फर्स्ट ग्रेड में दे दिया था तो उसको फिर डिलीट भी किया था क्वेश्चन को, क्योंकि निम्न में से किस प्रक्षेप में दूर एक बिंदु होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया था, उसमें बोन प्रक्षेप ऑप्शन में दिया था, फिर उसको डिलीट कर दिया था। तो इसका मतलब ये जो बना के निकाल रहे हैं वो बात आ रही है, तो वो भी ध्यान रखना है। और मानो कई बार फिर डिलीट नहीं हो, उस पे किताब के आधार पे कोई रीड नहीं लगाया तो डिलीट भी नहीं हो, तो आपको ऑप्शन दे के वहां पे करना है। तो इसमें अपन अभी तक देख रहे हैं कि पी शंकु का शीर्ष है, दूर एक चाप है, प्रत्येक अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वर्त के चाप है, प्रत्येक अक्षांश रेखाएं सम दूरी पर है, नियत दूरी पर है, अक्षांश रेखाएं को इसमें समांतर भी है, समांतर ही है, यहां जितनी दूरी है वहीं इतनी है, तो अक्षांश रेखाएं इसमें समांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसमें समकोण पे नहीं काट रही है, तिरछी काट रही है, एक प्रधान देशांतर ही इसको समकोण पर काट रही है। अब अपन बात लेते हैं कि मापनी शुद्ध किसकी है, अशुद्ध किसकी है। अब इसमें बताओ मापनी किसकी शुद्ध आ रही है, किसकी है? हाँ, अब दो आप बता रहे हो दोनों की। पहली बात तो अक्षांश की तो शुद्ध है, क्योंकि सब प्रत्येक अक्षांश पर अपन ने निर्धारित किया था कि यहां से गुजरेगी ये देशांतर, यहां से गुजरेगी ये देशांतर, यहां से गुजरेगी, तो प्रत्येक अक्षांश रेखा शुद्ध है। और फिर अक्षांश भी अपन ने कह दिया कि ये अक्षांश यहां से गुजरेगी, ये यहां से गुजरेगी, ये यहां से गुजरेगी, तो इनके मध्य कोई रेखा बनेगी, उसकी भी मापनी शुद्ध आएगी, लेकिन वो सीधी बनेगी तब शुद्ध आएगी। इसमें तो अपन घुमा रहे हैं तो बढ़ रही है मापनी, इसमें तो रेखा को अपन घुमा रहे हैं, इसका मतलब मापनी बढ़ रही है ना,
इसमें मापनी बढ़ रही है। तो देशांतर की मापनी बढ़ रही है, अक्षांश की मापनी शुद्ध है। अक्षांश तो भी अपन ये कह रहे थे कि देशांतर यहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी, तो अक्षांश तो अपन एकदम सीधी खींच रहे हैं, देशांतर को अपन घुमा रहे हैं। इसका मतलब देशांतर तो तब अपन उनमें देखा ना पहले वाले में कि ऐसे एकदम सीधी खींच रहे थे, तब मापनी क्या थी, शुद्ध आ रही थी। अब मापनी शुद्ध नहीं है, केवल इसकी मापनी शुद्ध है जो सीधी खींची हुई बीच वाले देशांतर की। इसका मतलब इसमें प्रधान देशांतर की मापनी शुद्ध होगी, बाकी देशांतरों की मापनी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? भी आपको बता रहे थे कि देशांतर रेखाएं अपनी नियत स्थान पे है, तो अक्षांश रेखा खींचोगे तो उसकी मापनी शुद्ध आ जाएगी, और अक्षांश रेखाएं अपने नियत स्थान पे है तो उनके बीच में देशांतर खींचोगे तो मापनी शुद्ध आ जाएगी। लेकिन इसमें सीधी रेखा में आपने देशांतर रेखा नहीं बनाते, ज्यावक्र रूप में बनती है। इसमें ज्यावक्र रूप में बनती है, इसका मतलब गोलाई ज्यादा दी जाती है। गोलाई है वो वास्तव जितनी गोलाई होती है उससे इसमें गोलाई ज्यादा दी जाती है, तो ज्यादा दी जाती है। इसका मतलब भी एक, जैसे मान लिया कि इसमें ये गोला है और आप इधर वाले को इस प्रकार इसको ये ले लो, तो इसका मतलब ये बाहर ज्यादा निकल गया है। तो इसमें भी आप मूल मानचित्र में यहाँ थोड़ा सही नहीं बना, देखोगे तो ये थोड़ी थोड़ी बाहर निकल गई है। और अपन सिनुसाइडल पटेंगे उसमें और देखना कि देशांतर रेखाएं वो थोड़ी इस प्रकार हो रही, ज्यावक्र गोलाई की बजाय वो ज्यावक्र रूप में हो रही है। इसका मतलब इसकी मापनी है वो बढ़ी हुई है। आप यहाँ सोच रहे हो कि अक्षांश अपने नियत स्थान पे है, देशांतर अपने नियत स्थान पे है, तो अक्षांश की भी मापनी शुद्ध होनी चाहिए, देशांतर की भी मापनी शुद्ध होनी चाहिए। पीछे अपन पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें देशांतर की मापनी शुद्ध क्यों नहीं है, उसका रीजन पता चल गया। ठीक है, इस प्रक्षेप में एक अक्षांश को मानक मान के बनाया गया, एक कोई मानक बना, लेकिन सभी अपन अक्षांश पे चिन्ह लगा दिए। इसका मतलब सभी अक्षांश मानक अक्षांश के समान ही होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाए, अपन आगे बढ़ेंगे बहुशंकुआकार, कि किस प्रक्षेप में सभी अक्षांश को मानक अक्षांश रेखा मान के बनाया जाता है, तो बहुशंकुआकार। सभी अक्षांश रेखा को मानक अक्षांश मान के ही बनाया जाता है, तो बहुशंकुआकार। इस प्रक्षेप में अपन ये लाइन कह रहे हैं कि इसमें एक को मानक माना गया, एक पे अपन 90 डिग्री का, वहां तो अपन जितना है सब पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, आगे देखना। तो उसमें तो सभी को मानक मान के बनाया है, और इसमें एक ही को मानक माना, लेकिन सभी मानक के समान ही है। ये लैंग्वेज समझ आ गया ना? किस प्रक्षेप में एक अक्षांश को मानक अक्षांश माना, 45 को ही माना, लेकिन चिन्ह तो अपन सभी पे लगा दिए। इसका मतलब सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश के समान ही है। 21 प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखा को मानक अक्षांश रेखा मान के बनाया जाता है, तो बहुशंकुआकार। किस प्रक्षेप में एक अक्षांश को मानक अक्षांश मानी जाती है, लेकिन सभी अक्षांश मानक अक्षांश के समान ही होती है, बोन प्रक्षेप। ठीक है, अब ये समक्षेत्रफल प्रक्षेप का गुण है। इसमें ये डिजाइन देने के कारण ही समक्षेत्रफल का गुण है। अब देखो, अपन बार बार बात कर रहे थे कि जिस प्रक्षेप में, जैसे मानो कि ये 4x4 का कोई ग्लोब में है, 4x4 का है तो 16 वर्ग किलोमीटर। इसको यदि आप 8x2 में ले लेते हो तो भी 8 × 2 कितना होता है, 16 ही होता है, और ये 4 × 4 करते हैं तो भी 16। तो ये बात कर रहे थे कि जिस समक्षेत्रफल प्रक्षेप में अक्षांशों के बीच की दूरी कम होगी तो देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ये अक्षांश की मापनी बढ़ेगी तो देशांतरों की मापनी घट जाएगी। तो अपन समक्षेत्रफल प्रक्षेप पढ़ेंगे, बोन प्रक्षेप, बेलनाकार समक्षेत्रफल, खमध्य समक्षेत्रफल, मोलविड प्रक्षेप और सिनुसाइडल प्रक्षेप। इनमें देखो ये प्रक्षेप है बोन, और दूसरा अपन पढ़ेंगे सिनुसाइडल। इनमें ये बात लागू नहीं है, जो मैं ये कह रहा हूं ना, ये बात लागू यहां नहीं है।
ये बात कौन से प्रक्षेप में? बेलनाकार समक्षेत्रफल और खमध्य समक्षेत्रफल में लागू होगी। ये बात कहां लागू होगी? बेलनाकार और खमध्य में लागू होगी। और इसका समक्षेत्रफल और सिनुसाइडल का समक्षेत्रफल अलग प्रकार का है और मोलविड का और ही अलग प्रकार का है। मोलविड पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसमें इसको समक्षेत्रफल क्यों कहते हैं, उसका रीजन अलग है। इन सब में अपन मोलविड थोड़ा अलग ही ले सकते हैं। इन जितने भी अपन प्रक्षेप पढ़ेंगे कि इनमें जो एक कोष बना है, इसमें एक जो कोष बना है वो कोष ग्लोब के उसी कोष के अनुपात में है। चाहे बेलनाकार समक्षेत्रफल पढ़ लो, चाहे बोन पढ़ लो, चाहे सिनुसाइडल पढ़ लो, चाहे खमध्य, इन चारों में क्या विशेषता है? ग्लोब के एक कोष के बराबर होगा इन चारों में। लेकिन मोलविड में उसका एक कोष ग्लोब के एक कोष के बराबर नहीं आएगा। उस एक कोष का ग्लोब के एक कोष के बराबर नहीं आएगा। और जब अपन बेलनाकार समक्षेत्रफल और खमध्य समक्षेत्रफल पढ़ेंगे तो उनमें ये पढ़ेंगे कि उनमें अक्षांश के बीच की दूरी कम हुई है तो देशांतर के बीच की दूरी बढ़ी है। उन दो में ये बात पढ़ेंगे। यहां सिनुसाइडल और बोन में ये विशेषता नहीं है। अब इसमें देखो, जो अक्षांश तो अपनी नियत दूरी पर ही है, अगर कम कहां हुई है? तब कम कहां हुई है? नहीं हुई है ना। विद्यम नियत दूरी से ये कम हो जाएगी ना, तब अपन कहेंगे कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम हुई है और देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ गई है। वो आगे अपन आप पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। इसमें समक्षेत्रफल का गुण क्यों आ गया? ये गणितीय विधि से बनाया गया और इसमें ये सिन्नु करो बनाने के कारण इनके मध्य जो क्षेत्र आ रहा है वो उसी कोष ऑटोमेटिकली जो ग्लोब में है वो उतना आ रहा है, इसलिए इसको समक्षेत्रफल कह रहे हैं। समक्षेत्रफल अपन पढ़ेंगे नॉर्मली 5, एक तो मोलविड है, 5 समक्षेत्रफल प्रक्षेप पढ़ेंगे। उनमें 2 की विशेषता अलग है, 2 की अलग है और 1 की विशेषता अलग है। जैसे मान लिया कि मोलविड में तो ये होगा कि ये पूरा ग्लोब है, उस प्रक्षेप के अंदर जितना क्षेत्र आ रहा वो ग्लोब के बराबर आ जाएगा। वो उनमें जो कोष पड़े हैं उनका तो आकार समान नहीं है, वो तो ग्लोब के अनुपात में नहीं है, लेकिन जो बाहरी घेरा आ रहा है वो पूरे ग्लोब के बराबर आ जाएगा। और इनमें जो चारों जो बचे हुए हैं इनमें समक्षेत्रफल क्यों है कि जो ये कोष है एक, ये कोष है एक, इसी कोष का जो मानो कि 75 डिग्री 60 और 30 के मध्य जो कोष है ग्लोब में इसी अनुपात में ही है वो, इसलिए ये समक्षेत्रफल है। लेकिन अब मोलविड में तो ये बात आ गई कि बाहरी घेरा के अंदर जो पूरे ग्लोब के बराबर आ जाएगा। बोन और सिनुसाइडल में और बेलनाकार समक्षेत्रफल में और खमध्य समक्षेत्र में उसका एक कोष ग्लोब के एक कोष के बराबर आएगा। लेकिन बेलनाकार समक्षेत्रफल और खमध्य समक्षेत्रफल में ये दूरी बीच की कम होगी तो ये दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन जो बोन प्रक्षेप है और सिनुसाइडल में है इसमें ये लाइन नहीं होगी, इसमें ये लाइन नहीं होगी। वो आगे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। भी आगे पढ़ेंगे तो इसमें बोन समक्षेत्रफल गणितीय विधि या संशोधित करने के कारण ये गुण आया है, प्रकाशीय विधि से ये गुण नहीं आया है, इसको अपन संशोधित कर दिया। इसलिए प्रकाशीय विधि से आप बढ़ाओगे या तो वो वहां नजदीक आ जाएगा। अब बोन प्रक्षेप है उसमें अब देखो देशांतरों की मापनी अशुद्ध है और अक्षांश की मापनी शुद्ध है। जो पहले वाले अपन पढ़ रहे थे 1 मानक और 2 मानक, उनमें क्या पढ़ रहे थे? देशांतर की मापनी शुद्ध थी, अक्षांश की मापनी अशुद्ध थी। उसमें ये पढ़ रहे थे देशांतर की मापनी शुद्ध है और अक्षांश में केवल एक मानक अक्षांश की मापनी शुद्ध है। तो इसमें देखो उसका उल्टा है, सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध है और देशांतरों में केवल प्रधान देशांतर की मापनी शुद्ध है। ठीक है, इसका मतलब उसमें अपन जो कोई पूर्व पश्चिम में फैला हुआ देश था
या पूर्व पश्चिम में फैली हुई स्थिति थी, उसका मानचित्र बनाने के लिए वो प्रक्षेप काम में ले रहे थे। इसका मतलब इसमें उत्तर दक्षिण में फैला हुआ कोई मध्य अक्षांश का देश है तो उसका मानचित्र बनाने के लिए कौन सा प्रक्षेप काम में लेंगे? बोन प्रक्षेप। जैसे चिल्ली देश है, चिल्ली देश उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है तो उसका मानचित्र बनाने के लिए काम में लेंगे। और मध्य अक्षांशों के वितरण मानचित्र बनाने के लिए, मध्य अक्षांशों के देशों के मानचित्र बनाने के लिए ये प्रक्षेप काम में लेते हैं। भारत में जलवायु प्रक्षेप मानचित्र बनाने के लिए भी ये बोन प्रक्षेप काम में लेते हैं। अब वापस अपन लगभग विशेषता आ गई, एक एक विशेषता आप बोल भी। पहले तो बोन प्रक्षेप को बोन नामक विद्वान ने बनाया था, इसलिए बोन प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें बोलते जाओ आप विशेषता की, ये विशेषता आ रही है, आप निकाल के बताओ बिना देखे उधर। हाँ, क्या होता है? दूरव चाप के द्वारा प्रदर्शित होता है। पी शंकु का शीर्ष है, दूरव नहीं है। सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त के चाप हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। सभी अक्षांश रेखाएं नियत दूरी पर ही है। ठीक है, अक्षांश की विशेषता हो गई। देशांतर में देशांतर रेखाएं हमें अपन ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से दूरों की ओर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। देशांतर और अक्षांश एक दूसरे को इसमें समकोण पर नहीं काटते, केवल एक देशांतर रेखा ही समकोण पर काटती है, जो मध्य वाली है। प्रधान देशांतर इसमें जो मानोगे वही समकोण पे काटेगी, बाकी तिरछा काटेगी। सिनु कर्व के समान होगी या ज्या वक्रीय समान होगी, ज्या वक्र के समान ये बनेगी। और इसमें बना एक कोष ग्लोब के एक कोष के बराबर आने के कारण इस प्रक्षेप को समक्षेत्रफल प्रक्षेप कहा जाता है। तो शंक्वाकार प्रक्षेपों में यह समक्षेत्रफल प्रक्षेप ही। अब मापनी किसकी शुद्ध है? सभी अक्षांशों की मापनी शुद्ध है। क्यों? क्योंकि सभी अक्षांशों में अपन ने निर्धारित किया था कि कहां कहां देशांतर रेखा गुजरेगी, कहां से देशांतर रेखा गुजरेगी। तो देशांतर रेखा कहां से गुजरेगी तो अक्षांश की मापनी शुद्ध होगी। लेकिन इसमें यह भी निर्धारित किया था कि कहां कहां अक्षांश गुजरेगी, लेकिन देशांतर की मापनी शुद्ध क्यों नहीं आई? क्योंकि देशांतर रेखा को अपन ने ज्यावक्र बना दिया, ज्यावक्र के रूप में बना दिया, इसलिए देशांतर की मापनी शुद्ध नहीं आई। ठीक है, फिर इसमें एक अक्षांश को मानक अक्षांश मान के बनाया गया, लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश के समान ही बनी है। ठीक है, फिर इस प्रक्षेप से जिन क्षेत्र का उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक है, उत्तर दक्षिण विस्तार मतलब अक्षांशीय विस्तार अधिक है और देशांतरीय विस्तार कम है, उनका मानचित्र बोन प्रक्षेप से बना सकते हैं। ये प्रक्षेप न तो शुद्ध दिशा है न शुद्ध आकृति है, केवल क्षेत्रफल शुद्ध है। यहां केवल तीनों के तीन गुण तो किसी प्रक्षेप में नहीं पाए। अभी तक पीछे दो पढ़े थे, एक मानक और दो मानक, वो न तो शुद्ध क्षेत्रफल था, न शुद्ध दिशा थी, न शुद्ध आकृति थी। इसमें क्षेत्रफल शुद्ध आया है, क्षेत्रफल है वो शुद्ध आया। इसके अलावा इस प्रक्षेप में कुछ नहीं है। मध्य अक्षांशों के मानचित्र बनाते हैं विशेष तौर से, और वितरण मानचित्र बनाने के लिए, वितरण मानचित्र बनाने के लिए समक्षेत्रफल प्रक्षेप, जैसे मध्य अक्षांशों के मानचित्र बना रहे हो आप, तो मध्य अक्षांशों में सारे शंक्वाकार प्रक्षेप काम में लेते हैं। जिनका पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक हो, उत्तर दक्षिण विस्तार कम हो, वो एक मानक और दो मानक। जिनका उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक और पूर्व पश्चिम कम हो, वो बोन और बहुशंक्वाकार दोनों ही, बोन और शंक्वाकार दोनों। लेकिन वितरण मानचित्र मध्य अक्षांशों का बनाना है तो कौन सा होगा? बोन प्रक्षेप। दूरीय भागों का बनाना है तो दूरीय जो समक्षेत्रफल प्रक्षेप है वो विषुवत रेखा का बनाना है तो बेलनाकार समक्षेत्रफल आ जाएगा। और पूरे विश्व का एक साथ मानचित्र बनाया जा सकते हैं मोलविड और सिनुसाइडल से, तो पूरे विश्व का वितरण दिखाना है तो वो प्रक्षेप काम में लोगे, वो प्रक्षेप काम में लोगे तो जिसमें समक्षेत्रफल नाम आ जाए, इसका मतलब वितरण मानचित्र बनाने के।
अब मध्य अक्षांशों में कौन सी फसल होती है? भी गेहूं है, गेहूं है तो गेहूं का वितरण दिखा सकते हैं यहां से, गेहूं का वितरण आप इससे दिखा सकते हो। कोई भी मध्य अक्षांशों का देश है उसमें गेहूं का वितरण है, कोई मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होने वाली और कोई फसल है उसका वितरण आप इनसे दिखा सकते हो। जैसे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के पास में उष्ण कटिबंधीय फसल होती है, जैसे केला है, रबड़ है, चावल है, तो उनका वितरण आप बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप से, बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप से आप दिखाओगे, तो ये वितरण मानचित्र बनाने के लिए काम आता है। ये सारी विशेषता, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यूरोप कहाँ है? मध्य अक्षांशों में। यूरोप कहाँ है? मध्य अक्षांशों के मानचित्र बन, हाँ, मध्य अक्षांशों के देशों को इसमें दिखा सकते हैं, मध्य अक्षांशों के मानचित्र बनाए जा सकते हैं। कोई भी शंक्वाकार प्रक्षेप है उससे मध्य अक्षांशों के मानचित्र बनाए जा सकते हैं। यदि पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है तो 1 मानक 2 मानक लेंगे काम में। यदि उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक है, बौन और बहुशंक्वाकार, बहुशंक्वाकार को विशेष तौर से टोपोशीट में काम में लेते हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र में काम में लेते हैं, और इसको जलवायु मानचित्र है, वितरण मानचित्र है, उनके लिए ये काम में लेते हैं। भारत में जलवायु मानचित्र इस पर इसीलिए बनाया जाता है कहाँ वर्षा का वितरण ज्यादा है या कम है। तो बोल रहा हूं मध्य अक्षांशों में जो वितरण दिखा रहे हैं तो वो इससे दिखा सकते। ठीक है, एक बार और बताऊं या ठीक होगी? होगी, ठीक है। अपन आगे पढ़ेंगे बहुशंक्वाकार प्रक्षेप। पानी वाले बोतल देना है, ये कोई पानी वाले बोतल दे दो। बहुशंक्वाकार प्रक्षेप, इसमें ये कल्पना की गई है कि जैसे ये ग्लोब है, इसमें पहले मानो कि ये शंकु डाला छोटा सा, 1 मिनट में, इसमें क्या कल्पना की गई है वो समझना है। पहले ये शंकु डाल दिया छोटा सा बना के, फिर इसके ऊपर ये डाल दिया, इस अक्षांश को स्पर्श कर रहा है, फिर इसके ऊपर ये डाल दिया, ये इसको स्पर्श कर रहा है, फिर इसके ऊपर ये डाल दिया, ये इसको स्पर्श कर रहा है, फिर इसके ऊपर ये डाल दिया, ये इसको स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब इसमें शंकु के ऊपर शंकु डाले जा रहे हैं, शंकु के ऊपर शंकु डाले जा रहे हैं, फिर उन शंकुओं को सीधा कर लिया जाता है। तो इसकी ये रेखा मानो कि जो जहां जहां स्पर्श कर रहा है, तो दूरों पे जो शंकु स्पर्श करेगा वो तो एक बिंदु को स्पर्श करेगा। इसका मतलब अपने पास में क्या जाएगा? दूर एक बिंदु है, दूर एक बिंदु है, उसमें अपन ऐसा थोड़ी डाल रहे थे ना। यदि बौन प्रक्षेप में दूर एक बिंदु आ गया, इसका मतलब दूर की तो मापनी शुद्ध होगी, दूर की तो मापनी शुद्ध कहां होती है उसमें? दूर अपन कैसे दिखाएंगे? दूर पे तो वहां का शंकु स्पर्श नहीं हो रहा है, दूर पे अपन चाप कैसे काट सकते हैं? कैसे आप दूर को बिंदु लेोगे? तो इसमें शंकु डाले जा रहे हैं, समझ गए? इसलिए तो इसको बहुशंक्वाकार कह रहे हैं। फिर उन सभी शंकुओं को एक साथ सीधा कर लिया जाता है, फिर एक कागज पे ट्रेस कर लिया जाता है, एक कागज पे ट्रेस कर लिया जाता है। इसका मतलब जहां जहां कागज, अब हर अक्षांश को शंकु स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब प्रत्येक अक्षांश की मापनी भी, प्रत्येक अक्षांश की ही मापनी शुद्ध होगी, हर जगह स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब सभी की मापनी शुद्ध आ गई। पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं से आ गया कि सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध आएगी। प्रत्येक अक्षांश को लोग हर अक्षांश को स्पर्श करने के लिए अलग अलग शंकु डालेंगे, इसका मतलब जो ऊपर डालेंगे वो छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि यदि मानक अक्षांश कुछ अक्षांशों में मानेंगे तो शंकु का शीर्ष दूरवे के नजदीक होगा। अब देखो ये मानो कि दूरवे है और ये पी बिंदु है, तो नजदीक ये एक ही आ गया, दोनों एक ही आ गए। फिर इसकी देखो ये पी यहाँ मतलब दूर से थोड़ा सा दूर है, फिर अगला और दूर है,
क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे ले रहे हो मानक अक्षांश रेखा, वैसे वैसे दूर वैसे शंकु क्या शीर्ष क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। भाई शंकु का शीर्ष ऊपर जा रहा है, तो इसमें ध्रुव एक बिंदु आएगा, प्रत्येक अक्षांश की मापनी शुद्ध होगी। हर के लिए एक एक शंकु डाला जाएगा और फिर उसको सीधा कर दिया जाएगा। ये कल्पना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। आरप ले लेते हैं वही 1:125। विस्तार वो सेम ही रख लेते हैं, 15 डिग्री से लेकर 90 तक ले लेते हैं, या 75 तक ले लेते हैं, 75 तक ही ले लेते हैं। माने दूर इसमें आप दिखा सकते हो, दूर आप इसमें बिंदु से दिखा सकते हो, 75 तक ले लेते हैं अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार वही 90 पूर्व से 90 पश्चिम तक रख लेते हैं। और आर ज्ञात करना है तो जो पहले वाले में ज्ञात किया था 5.08, वही अपन आरब ले लेंगे, वही त्रिज्या है। जैसे उसमें खींचा था 5.08 की रेखा खींच ली, ये बना लिया, ये चतुर्थांश बना, थोड़ा सा और नीचे लेते हैं। जितने डिग्री 15 से आप 75 तक दिखा रहे हो सबके कोण बनाने हैं। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 75, और फिर सब यहाँ पे इस रेखा को आगे बढ़ाना है, सब पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। सब पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, ये दूरी लेनी है, और ये चाप, और इस पे भी वो लंब। इसके समानांतर लंब डाल। इनको भी मार्क कर देना, मैं यहां नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनको सबको कोई नाम दे। फिर आपको जिससे अपन उस प्रक्षेप में रेखा खींचे वैसे ही इसमें खींचनी, और पी और ये दूरी ले ले। तो मानो कि यहां पी बिंदु से आपने ये दूरी ले ली और चाप काट लिए। ठीक है, कोई सी भी एक दूरी ले लेते हैं अपन, पी और ये लास्ट वाली दूरी ले ली और चाप काट लिए। फिर ये मानो कि सी और डी, मानो दे देता हूं, ये सी और डी की दूरी लेनी है। तो यहां से चाप काटोगे तो ये 15 थी, तो ये 30 आ जाएगी, ये 45 आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ये पीछे तरफ। ठीक है, अब यहां पर आपको पहले तो ये दूरी लेके ये चाप काट दिया, दोबारा ये दूरी लेनी है ई और एफ की, और इस पेंसिल को यहां रखना है। अब प्रकार की नोक इस पी बिंदु पे नहीं जाएगी, प्रकार की नोक पी बिंदु पे नहीं जाएगी। मानो कि यहां एफ है तो यहीं आएगी। ठीक है, और वहां प्रकार की नोक रख के चाप काटना।
ठीक है। फिर ये दूरी लेनी है, तो ये प्रकार ये रखोगे तो प्रकार की नोक उस पे भी नहीं जाएगी, उससे भी नीचे आएगी। ठीक है, ऐसे ही आगे वाले पे ये दूरी लोगे और प्रकार की नोक अब वहां नहीं जाएगी, यहां से काटोगे, और फिर ये दूरी लोगे तो और प्रकार की नोक यही आ जाएगी। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, देखो मैं वापस आपको बता देता हूं कि पहले आपको ये दूरी लेनी, ये दूरी लेके पहले आपने ये चाप काट लिया, फिर ये दूरी लेनी है और इन चाप कहां से कटेगा उसका डिसाइड कर दिया, कौन सा चाप कहां कटेगा। तो ये 15, 30, 45, 60 और ये 75 है, तो ये डिसाइड कर लिया। अब आपने जैसे 15 डिग्री पे तो ये ले लिया था, 30 डिग्री के लिए ये दूरी लोगे, जो 30 पे कोण बना हुआ वो, और पेंसिल तो वहीं रख दोगे जहां चाप आया था। अब जो प्रकार की नोक है वो पी पे नहीं जाएगी, वो ए पे आ जाएगी। फिर आगे वाले में ये ले लोगे तो ये इससे आ जाएगी, जीप पर तक जाएगी, फिर और उससे नीचे। इस प्रकार आपको प्रकार की नोक लेनी। मानो कि मैं इनको आप देखो इस प्रकार ये अक्षांश रेखाएं बन जाएगी। तो इसका मतलब पहले अपन अक्षांश रेखाओं के लिए क्या कहेंगे, पहले तो इसमें अपन कल्पना क्या है, हर अक्षांश के लिए शंकु डाला जा रहा है। इसका मतलब इस बहुशंकुआकार में दूर एक बिंदु के रूप में दिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है ना, ये बात होगी। दूसरी, प्रत्येक शंकु हर अक्षांश के लिए स्पष्ट करेगा कागज, इसका मतलब प्रत्येक अक्षांश की मापनी शुद्ध होगी, दो बात होगी। फिर इसमें प्रत्येक अक्षांश रेखाएं असेकेंद्रीय चाप, असेकेंद्रीय चाप है। अब प्रत्येक अक्षांश रेखा असेकेंद्रीय चाप है और प्रत्येक अक्षांश रेखा खुद अपने आप में मानक अक्षांश रेखा है। इसका मतलब प्रत्येक अक्षांश की जो वक्रता है वो खुद पर ही निर्भर करेगी। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वक्रता बढ़ेगी। तो इसका मतलब देखो ये यहां पर तो दूरी बराबर ही थी, लेकिन पूर्व और पश्चिम में जाने पर इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इन अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखा नहीं कहेंगे। बाकी में तो अपन अक्षांश रेखाओं क्या कह रहे थे, क्योंकि वहां पर तो यहां पर जितनी दूरी थी वही इतनी थी, यही उतनी थी। इसमें देखो इधर जो प्रधान मध्याह्न है उससे पूर्व और पश्चिम की ओर जाने पर उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। बना के देख लेना भी, आप प्रकार से सही बनाओगे तो ऐसे ही आएगा, और बुक में देख लेना वो इसी स्थिति में है, बना के देखना आप ये स्थिति आए। तो इसका मतलब यहां तो हो सकता है थोड़ा बहुत मानोगी सही नहीं आया है, लेकिन तो देखो यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां कम है, यहां ज्यादा है, यहां कम है। क्यों? क्योंकि इनकी वक्रता अपने आप पर निर्भर है, इसलिए ये अक्षांश रेखा इसमें समांतर रेखा नहीं होगी। ये बात होगी ना। पहली बात तो अपन इसमें दूर बिंदु के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है।
प्रत्येक अक्षांश की मापनी शुद्ध होती है। क्यों शुद्ध होती है? प्रत्येक अक्षांश को कागज का शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है। ठीक है, प्रत्येक अक्षांश रेखा इसमें मानक अक्षांश रेखा मानी गई है। ठीक है, फिर ये अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं है। प्रधान मध्यांश से पूर्व और पश्चिम की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए मानक ये समांतर रेखाएं नहीं है। अब अपन देशांतर रेखाओं के निर्धारण की 15 डिग्री पे ये दूरी लेके 15, 30, 45, 60 और 75 तक ही बना लेते हैं, और मानो कि 90 तक बना लेते हैं। फिर 15, 30, 45, 60, 75 और 90। 15, 30, 45, 60, 75 और 90। इसी प्रकार इधर भी 15, 30, 45, 60, 75 और 90। 15, 30, 45, 60, 75 और 90। 15, 30, 45, 60, 75, 90। 15, 30, 45, 60, 75 और 90। 30, 60, 75, 15, 30, 45। इस प्रकार आपको चाप काटना है और उन चाप को आपको मिलाना है। क्या हुआ? हाँ, हाँ, लेकिन इसको ये ज्यावक्र के रूप में नहीं होती, थोड़ी इनकी अलग अलग होती है। आप बनाओगे ना तो इनको ज्यावक्र के रूप में नहीं कह सकते। इनको ज्यावक्र के रूप में बाहर निकलेगी क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसलिए ज्यावक्र के रूप में नहीं होती है। ज्यावक्र की तरह तो बाहर की तरफ वो जो बीच वाला भाग है बाहर निकला होता है, यहाँ वैसे नहीं होगा, ये थोड़ी सी अलग प्रकार की है। इनको के लिए ज्यावक्र शब्द अपन यूज नहीं करेंगे। ये तिरछी है, ये इनका तिरछापन है या वक्रता बढ़ती जाएगी। जो यहाँ वाली है उनमें तो जो अपन देख रहे थे कि सभी की वक्रता समान समान ही बढ़ी थी, और इनमें देखो यहाँ तो ये सीधी है, इसकी थोड़ी सी वक्रता, इसकी और ज्यादा बड़ी, इसकी और ज्यादा बड़ी, और ज्यादा बड़ी, यहाँ थोड़ा सही नहीं बना है। बाकी आप देखोगे उनमें घुमाव बाहर वाले का ज्यादा होता जाएगा, घुमाव बाहर वाले का ज्यादा होता जाएगा। इसका मतलब अपन ये लाइन कहेंगे, प्रधान देशांतर से जैसे जैसे दूरी पर जाएंगे वक्रता बढ़ती जाएगी। देखो ये कैसे बात, यहां थोड़ा मैं पढ़ाई देता हूं वापस।
इस प्रकार बाहर की तरफ इनमें क्या होगी, वक्रता ज्यादा होगी, तो ज्यावक्र के रूप में नहीं होगी। वक्रता है, तिरछापन इसका बढ़ता ही जाएगा। उनमें तो देख रहे थे कि सबका तिरछापन समान ही था, इनमें सबका तिरछापन अलग अलग रहेगा। तो अब देखो इसमें विशेषता कि दूर एक बिंदु है, सभी अक्षांश रेखाएं असकेंद्रीय चाप है, सभी अक्षांश रेखाएं असकेंद्रीय चाप है, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं है। इसमें प्रधान देशांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती है, तिरछी काटती है। प्रधान देशांतर ही समकोण पे काटती है, बाकी देशांतर रेखाओं का तिरछापन प्रधान देशांतर से जैसे जैसे बढ़ेंगे तिरछापन बढ़ता ही जाएगा। तो ये समकोण पे एक ही काट। फिर सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश है, इसलिए मापनी शुद्ध है। सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश है, इसलिए क्या है, मापनी शुद्ध है। अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक अक्षांश पे देशांतर कहां से गुजरेगी, वो चिन्ह भी लगाए थे, इसका मतलब अक्षांश की मापनी शुद्ध है। लेकिन देशांतर देखो, देशांतर देखो क्या स्थिति आ रही है, सीधी नहीं है, गोलाई में लिए हुए है, वक्राकार ज्यादा बनी हुई है, इसका मतलब मापनी अशुद्ध है, मापनी अशुद्ध है। अब देखो कि जैसे बौन प्रक्षेप में अपन पढ़ रहे थे कि सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध आई थी, देशांतर में केवल इसकी मापनी, प्रधान देशांतर की मापनी, तो इसमें भी प्रधान देशांतर की तो शुद्ध है क्योंकि एकदम सीधी है, क्योंकि यहां पर अक्षांश कहां से गुजरेगी उसका निर्धारण है, इसलिए इसमें प्रधान देशांतर की मापनी शुद्ध होगी, अन्य देशांतर की मापनी अशुद्ध है। इसलिए मानचित्र इसमें जैसे बौन में बना रहे हो वैसे ही विथिन का उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक है और पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। उन क्षेत्रों का मानचित्र बहुशंक्वाकार प्रक्षेप से बनाया जा सकता है। अब स्थलाकृतिक मैप बनाते हैं, जो टोपो शीट होती है, जो छोटे छोटे मानचित्र बना के बड़ा मानचित्र जोड़ा जाता है, वो मानचित्र सबसे पहले किस पे बनाते थे, बहुशंक्वाकार। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप अपनाया, और अभी जो विश्व के देश है टोपो शीट किस प्रक्षेप पे बनाते हैं, यूटीएम, यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर प्रक्षेप, यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर प्रक्षेप पर यूटीएम पर बनाते हैं। तो भारत भी 2005 से यूटीएम का प्रयोग कर रहा है। भारत में भी 2005 के बाद में टोपोशीट किस प्रक्षेप पे बनाई जाती है, इसलाकर तो यूटीएम पे। एक यूटीएम की और बात ध्यान रखना, मर्केटर प्रक्षेप आते ही ये लोग कहते हैं, ज्यादातर बात दिमाग में आती है कि इसमें दूरवय नहीं दिखाया जा सकता। मर्केटर प्रक्षेप पे दूरवय नहीं दिखाया जा सकता, आपने भी पढ़ा होगा कि मर्केटर प्रक्षेप पे दूरवय नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन यूटीएम पर दूरवय दिखा सकते हैं। किस मर्केटर प्रक्षेप पर दूरवय दिखाया जा सकता है, तो यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर प्रक्षेप है, यूटीएम पे दूरवय दिखाया जा सकता है, नहीं रेखा में, लेकिन दूरवय दिखा सकते हैं। भी अपन इनमें चाप के द्वारा दिखा रहे हैं, चाहे बिंदु के द्वारा दिखा रहे हैं, रेखा के रूप में दिखा रहे हैं, दूरवय तो दिखा रहे हैं। तो मर्केटर में तो दूरवय दिखाया ही नहीं जाता, लेकिन इस मर्केटर पे यूटीएम पर दूरवय दिखाया जा सकता है, दूरवय दिखाया जा सकता है। तो इसी बहुशंक्वाकार की केवल इतनी विशेषता है, टफ नहीं है ज्यादा। बहुशंक्वाकार में अपन बात कर लेते हैं वापस, दूरवय एक बिंदु के रूप में आएगा, दूरवय एक बिंदु के रूप में आएगा, ठीक है। फिर सभी अक्षांश रेखाएं अपने नियत स्थान पर से होकर बनाई जाती है, लेकिन इनके पूर्व पश्चिम में विस्तार अधिक हो जाता है, इसलिए अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं है। अक्षांश रेखाएं असकेंद्रीय चाप है, इतने तीन में तो पढ़ा था सकेंद्रीय चाप है इसमें, क्योंकि प्रत्येक के लिए केंद्र अलग अलग लिया है, प्रत्येक के लिए केंद्र अलग अलग लिया, असकेंद्रीय चाप है।
सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश रेखाएं होती है, इसलिए मापनी शुद्ध होती है। मानक अक्षांश उसे कहते हैं जहां शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है। तो इसमें तो प्रत्येक अक्षांश के लिए अलग अलग शंकु डाला था, इसमें प्रत्येक अक्षांश की मापनी शुद्ध होगी। दूसरी बात, अपन अक्षांश रेखा बना के उसमें कहां से देशांतर रेखा गुजरेगी उसका भी निर्धारण किया था, इसका मतलब मापनी इसकी शुद्ध है, मापनी इसकी शुद्ध है। फिर देशांतर में केवल प्रधान देशांतर की ही मापनी शुद्ध होती है, बाकी देशांतर की मापनी जैसे जैसे प्रधान देशांतर से दूर जाएंगे मापनी बढ़ती जाएगी। मापनी देखो ये इतनी है, ये इससे थोड़ी लंबी हुई, ये और लंबी हुई, आगे वाले देखो आ रही तो उसी पे है 15 से दूर हुए तक ये, लेकिन लंबी ज्यादा बन रही है ना, इसलिए इसकी मापनी बढ़ रही है, मापनी बढ़ रही है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसमें समकोण पर नहीं काटती है, केवल प्रधान देशांतर ही समकोण पे काटती है। बाकी इनका तिरछापन प्रधान देशांतर से जैसे जैसे दूर जाएंगे बढ़ता ही जाएगा। अब बोन प्रक्षेप में पढ़ रहे थे कि सभी अक्षांश की मापनी शुद्ध होती है, तो इसमें भी है। बोन प्रक्षेप में भी ये पढ़ा था कि केवल प्रधान देशांतर की मापनी शुद्ध होती है, अन्य की मापनी अशुद्ध होती है, तो इसमें भी अन्य की अशुद्ध है। केवल देशांतर में तो मापनी किसकी शुद्ध है? प्रधान देशांतर की। जो भी प्रधान देशांतर आप मानोगे, बीच वाले देशांतर जो इसमें बनाओगे, उसकी मापनी है वो शुद्ध होती है और बाकी की मापनी अशुद्ध होती है। आकृति भी इसमें शुद्ध नहीं होती है, क्षेत्रफल भी इसमें शुद्ध नहीं होता, दिशा भी इसमें शुद्ध नहीं होती। छोटे क्षेत्रों के टोपोशीट बनाने में ये काम आता है, छोटे क्षेत्र के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने में ये काम आता है। अमेरिका में पहले स्थलाकृतिक मैप किस पे बनाते थे? बहुशंकुआकार। उसके बाद में किस पे बनाना स्टार्ट किया? नहीं, उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पे, और उसके बाद में यूटीएम पे बना रहे हैं। अभी यूटीएम पे बन रहे हैं। अभी जो भी देश है उनमें स्थलाकृतिक मैप किस पे बन रहे हैं? यूटीएम पे बन रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर प्रक्षेप पे बन रहे हैं। ऐसी लाइन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में आई थी, यूनिवर्सल ट्रांसफर प्रक्षेप पे टोपोशीट बनाई जाती है, या मेरे को ध्यान में नहीं, लेकिन ऐसी लाइन एक दी थी। तो ये ध्यान रखना। और बाकी बहुशंकुआकार की कोई विशेषता नहीं है। और जिसका उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक हो और पूर्व पश्चिम विस्तार कम हो, उसका मानचित्र बहुशंकुआकार से भी बना सकते हैं, बोन पे भी बना। बोन से विशेष तौर से वितरण मानचित्र, और इससे विशेष तौर से स्थलाकृतिक मैप टोपोशीट इससे बनाई जाती है। ठीक है, आगे क्या हुआ? हाँ, अभी इस पे बात आते हैं कि दूर तो इसमें शो हो रहा है बिंदु के रूप में। विषुवत रेखा की बात क्या है? अब अपन ये कह सकते हैं कि शंक्वाकार प्रक्षेप को सभी प्रक्षेपों की मां कहते हैं, सभी प्रक्षेपों की। इसका मतलब इसी से पैदा हुए सारे, इसी से। अब आपने मानो कि एक बिंदु, जैसे मैं ये कह रहा हूं, जैसे आप देखना कि ये शंकु है, इस पे एक बिंदु को स्पर्श कर दिया, तो बिंदु पर अपन देखेंगे कि केवल बिंदु को स्पर्श करेगा खमध्य। कागज को ऐसे लगाया कि केवल बिंदु को ही स्पर्श कर रहा है, शंकु बना के डाल रहे हैं, बिंदु को स्पर्श कर रहा है, बाकी को कहीं स्पर्श नहीं करा, तो ऐसी बात खमध्य में आएगी। इसका मतलब यहां से खमध्य की संकल्पना बन गई। फिर देखो यहां पर आपने शंकु डाल दिया, इसके ऊपर यहां शंकु डाल दिया। अब आप विषुवत रेखा को स्पर्श करके शंकु डालोगे तो वो शंकु बन सकता है क्या? चारों आपने विषुवत रेखा के टच करके शंकु डालने की कोशिश की तो वो शंकु नहीं बनेगा। शंकु है वो नहीं बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा? बेलनाकार। तो बना तो, कल्पना तो कहां से आई? शंक्वाकार से। अब यदि आप इसमें शंक्वाकार, इस प्रक्षेप में मानो बहुशंक्वाकार की संकल्पना के अनुसार शंकु तो डाल सकते हो, दूर के लिए एक बिंदु के रूप में डाल दिया, इसमें शंकु डाल सकते हो, लेकिन फिर जो विषुवत रेखा बनेगी वो एकदम सीधी बनेगी। बना सकते हो इसमें, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बहुशंक्वाकार प्रक्षेप में विषुवत रेखा है वो दिखाओगे तब एकदम सीधी रेखा के रूप में, उसमें वक्रता नहीं आए।
क्यों? क्योंकि आपने शंकु डाला तो वो बेलन के रूप में आएगा, शंकु नहीं बनेगा ना। और फिर आप उसको कागज को सीधा करके उतारोगे तो वो कागज फिर एकदम सीधा ही रहेगा ना, तो उसमें वक्रता नहीं आएगी, फिर वो एकदम सीधी रेखा के रूप में। तो यदि आप बहुशंकुआकार प्रक्षेप में विषुवत रेखा बनाना चाहते हो तो वो एक सीधी रेखा के रूप में बनेगा। तो इसीलिए शंकुआकार प्रक्षेपों को सभी प्रक्षेपों की मां भी कहते हैं, मदर भी कहते हैं, कि सभी प्रक्षेपों की उत्पत्ति कहां से हुई है? शंकुआकार प्रक्षेपों से हुई है। यदि एक बिंदु को स्पर्श करेंगे तो खंबते बन जाएगा, और यदि विषुवत रेखा को स्पर्श कराओगे तो क्या बन जाएगा? बेलनाकार प्रक्षेप बन जाएगा।